हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करी थी पढ़नी लास्ट टाइम। और आज जो हम इसमें पढ़ेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है कंटीजेंसी अप्रोच। ओबी यूजेज अ कंटीजेंसी अप्रोच, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही है। और इसमें आपको ये बताएंगे कि कंटीजेंसी अप्रोच का क्या मतलब है। तो पहले इन्होंने बोला है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिजाइनिंग द वर्क प्लेस। एक वर्क प्लेस डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। या व्हाट इज द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, कोई भी जॉब करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। और व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिजाइनिंग अ मशीन टू ऑप्टिमाइज सेफ्टी, सेफ्टी को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मशीन को डिजाइन करने का। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग फटीग, फटीग यानी कि जो थकान हो जाती है उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो वर्क प्लेस पे जो फटीग हो जाता है। इट इज़ परहैप पॉसिबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था वो जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता था कि कैसे हम सबसे बेस्ट तरीका निकालें काम करने का, मशीन बनाने का, वर्क प्लेस सेट करने का। तो पूरा फोकस ये था कि बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकाला जाए, चाहे वो मशीन का हो चाहे वो ह्यूमन का हो। इन्हीं चीज़ों के आंसर्स ढूंढने पे ट्रेडिशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस थी। अब क्या है, अब कह रहे हैं अब ये वाले क्वेश्चंस पढ़ो आप। नाउ कंसीडर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। इज मनी द बेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉय, क्या पैसे से ही लोग मोटिवेट होते हैं, वो बेस्ट मोटिवेटर है एम्प्लॉयज का। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्क्स बेस्ट, किस तरह का लीडरशिप स्टाइल सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा लोगों से काम कराना हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत रीजनेबल है और इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमने ऊपर पढ़े थे क्वेश्चंस। पर क्या आप इनको एक लाइन में आंसर कर सकते हो येस और नो में। जैसे ऊपर क्वेश्चंस जो थे उसमें आप एक नंबर क्वांटिटी बता सकते हो, आप एक तरीका बता सकते हो, बेस्ट तरीका काम करने का, डिज़ाइन करने का तरीका बता सकते हो। क्या यहाँ पे हम उसको एक सिंगल लाइन या एक सिंगल वर्ड यस और नो में आंसर कर सकते हैं। तो आंसर कह रहे हैं इन चीज़ों का आंसर होता है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स का मतलब है कि ये जो ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है जहाँ पे ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, इन चीज़ों के आंसर ना एकदम से यस और नो में नहीं दिए जा सकते या एकदम से एक लाइन में नहीं दिया जा सकते। यहाँ पे होता है कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। करेक्ट। तो देर इज नो बेस्ट वे व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। दिस इज व्हाट व्हेन ह्यूमन फैक्टर्स टेक द सेंटर स्टेज। तो अब क्या है, ह्यूमन फैक्टर ने सेंटर स्टेज ले लिया है आज के टाइम पे। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर एट द वर्क प्लेस देर आर नो सिंपल आंसर्स। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या थी, ज़्यादातर किस प्रिंसिपल पे रिलाई करती थी कि वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग क्या है। जो हमने जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े कि वो वन बेस्ट वे निकालने का जो होता था वो ट्रेडिशनली देखा जाता था। और ये जो वन बेस्ट वे था ना ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, चाहे चाहे वो कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, कितने भी लोग हों, कोई भी जगह हो, वो हर जगह यही फोकस करते थे कि एक बेस्ट तरीका निकालो काम करने का, सबसे कम एक बेस्ट टाइमिंग निकालो, सबसे कम टाइम पे किसी काम को निपटाने का, सबसे बेस्ट तरीका निकालो लोगों को मोटिवेट करने का। तो वो जो चीज़ है ना सिर्फ उस पर फोकस था, काम करवाने पे, आउटपुट निकलवाने पे, प्रोडक्टिविटी बढ़वाने पे, चाहे वो कोई भी जगह हो, कैसी भी कंडीशंस हो, कितने भी लोग हों, किस तरह के लोग हों, उस पर ध्यान ही नहीं देता था कोई। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग कंसीडर टू बी यूनिवर्सल, यहाँ पे ये माना जाता था कि जो ये प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के कि वन बेस्ट वे, ये यूनिवर्सल है, कहीं पे भी जाओ आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, चाहे कहीं पे भी हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। So no longer there is a best way. The contingency approach to OB implies that different situation require different behavior practices for effective. अब ये contingency approach क्या कह रही है, ये यही बोल रही है कि ये जो आपका one best way वाला तरीका है ना ये गलत है। हर जगह पे आपका ये बेस्ट वे नहीं चलेगा। कंटिजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग कि अगर सिचुएशन अलग होगी तो अलग बिहेवियर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हमने लास्ट यूनिट या लास्ट वीडियो में देखा कि जो बिहेवियर है वो पर्सन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एनवायरनमेंट दोनों का फंक्शन है।
तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक पे फोकस करोगे, एनवायरनमेंट में नहीं करोगे, तो भी आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, करेक्ट। तो एज अ नॉलेज बिहेवियर ऑन द जॉब बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर, और सीधा आंसर देना कि हाँ एक तरीका है, या एक लाइन में बोल देना कि इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अभी एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं कि सपोज अगर हम वर्क स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, वर्क स्ट्रेस जो काम पे लोगों को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो कंटिजेंसी अप्रोच यहाँ कैसे काम करेगी। तो अब आपने देखा है कि कई लोग ऐसे, एक सपोज एक बॉस है, उसके अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और एक बहुत ज़्यादा चीयरफुल है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। सेम बॉस है लेकिन उसके अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रेस में है और स्ट्रेस की वजह से क्या है, उसको हाइपरटेंशन और स्ट्रेस और इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई हैं, जबकि दूसरा एक एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही मतलब बॉस के अंडर दो लोग काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, सेम कंडीशंस है, लेकिन एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, दोनों की अप्रोच अलग अलग है। तो पीपल एट वर्क प्लेस में फेस अ नंबर ऑफ स्ट्रेसर। अब कह रहे हैं वर्क प्लेस में तो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जैसे एक होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की पॉलिटिक्स कैसी है वहाँ की, इकोनॉमिकल प्रेशर क्या है, सोशल प्रेशर क्या है। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर कैसा है, पॉलिटिक्स कैसी है। फिर एक हो गया इमीडिएट सोशल कंटेक्स्ट का प्रेशर, जहाँ पे बॉस के साथ रिलेशन कैसा है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये इमीडिएट इसके अंदर आता है, इमीडिएट सोशल कंटेक्स्ट में। फिर आपका ग्रुप कैसा है, आपके पीयर्स कैसे हैं। और चौथा हो गया इंडिविजुअल रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि आप जिस रोल में हो वो आपको ठीक लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैं गलत रोल में हूँ या मैं वो काम नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेसर्स है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, इमीडिएट सोशल कंटेक्स्ट हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल। ये चार तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं। तो दे में बी पार्ट इन कॉमन टू सम, कह रहे हैं कुछ चीज़ें सब में कॉमन है। द डिग्री ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस एंड द वेज इन विच पर्सन रिएक्ट इन इन्फ्लुएंस बाय मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बीच में कौन कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत सारे और वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करता है, जिनको मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल, सोशल सपोर्ट कितना अवेलेबल है, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर कैसे हो रहा है, लाइफ इवेंट्स क्या हैं, बायोग्राफिक क्या है, उसका मतलब उसका एज हो गया, जेंडर हो गया, बायोग्राफी क्या है। तो जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ये केस, तो इस केस में जैसे कि दो लोग हैं पर एक को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एक को नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि इसमें और भी इस तरह के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इसकी हो सकता है इसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जिस वजह से इसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हो सकता है इसको कोई डिसीज़ हो या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो घर में, या सोशल सपोर्ट अवेलेबल ना हो, फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या लाइफ इवेंट में जैसे किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। तो जो भी रीज़न है तो वो भी तो एक मॉडरेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है लेकिन दूसरे को नहीं हो रहा। बेशक स्ट्रेसर सबके कॉमन है, ये जो चार यहाँ पे स्ट्रेसर बताए हैं ये इन दोनों के लिए कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये फैक्टर इसकी लाइफ में है, इसकी लाइफ में ये फैक्टर नहीं है। तो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो कंटिजेंसी अप्रोच कह रही है अब यहाँ पे आप सेम तरीका कैसे ढूंढोगे, वन बेस्ट वे कैसे ढूंढोगे। अब ये सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन ये सेटिस्फाइड है, तो आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो, जो चीज़ें देनी चाहिए जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, बट स्टिल एक को सेटिस्फैक्शन है एक को नहीं है। तो देर इज़ नो वन बेस्ट वे। जब ह्यूमन फैक्टर्स की बात आती है देर इज़ नो वन बेस्ट वे। तो ऑल दीज टुगेदर इवेंचुअली डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर आपके फिजियोलॉजिकल आउटकम, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल आउटकम, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो सच एन अप्रोच कैरेक्टराइजेज द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसीलिए इन चीज़ों के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे वो ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायनामिक होते हैं और यूनिवर्सल नहीं होते हैं, सब जगह सेम नहीं होते। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग कि कंटिजेंसी अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स कहीं पे कोई चीज़ वही चीज़ नहीं चल रही पा रही है जो अभी तक हम मानते आ रहे थे,
या रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सडनली देयर इज़ अ कंटिजेंसी, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को माइंड में लेके चलो कि हर जगह पे सेम जो है अप्रोच नहीं वैलिड हो सकती। बेसिकली यहाँ पे कंटिजेंसी का क्या मतलब है? कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अननोन हो, क्योंकि अब एक ही आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के साइजेस सब जगह अलग होते हैं और नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग डिफरेंट होते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है, वहाँ का वर्क कल्चर अलग होता है, उनके गोल्स अलग होते हैं, तो हर जगह पे सेम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं चल सकते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस अप्रोच को लेके चलती है कि कंटिजेंसी हो सकती है और उसे हमें ध्यान में रखते हुए ही अपने स्ट्रैटेजीज़ और अपने डिसीजन जो हैं वो लेने चाहिए। तो दैट वाज कंटिजेंसी अप्रोच। फिर अगला जो करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो है मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, के अलग अलग डिसिप्लिन्स को भी ध्यान में रखते हुए फोकस करते हुए उन सारी डिसिप्लिन से जो भी उनको डेटा मिलता है या जो भी हेल्प मिलती है वो उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ने काफ़ी सारे डिसिप्लिन से हेल्प ले रखी है, जैसे साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सोशल साइकोलॉजी के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, मैनेजमेंट है, इवन मेडिसिन भी है। साइकोलॉजी का बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी तो वैसे ही अटेम्प्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, तो वो तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही उसका ही सब फील्ड हो जाता है। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ग्रुप और बिहेवियर एंड पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। फिर सिमिलरली जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी यही होता है कि रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट, और ये चीज़ें स्टडी होती है एक दूसरे के साथ, एक कल्चर में कैसे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भी फोकस ह्यूमन बींग्स पे होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, एनवायरनमेंट की, और डिफरेंस बिटवीन नेशनल कल्चर, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जो फ़र्क आता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी से हमें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग से हमें क्या पता चलता है कि कैसे हमें वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना है, कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करने हैं। और लास्टली मेडिसिन से कह रहे हैं कि मेडिसिन में हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे अपने मेंटेन रख के चलना है, ताकि इसमें क्या कहें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड मोर रिसेंटली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वेलबींग, जो अब रिसेंटली जो अब जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ और वेल बीइंग को कैसे ठीक रखना है, तो ये सारी हेल्प हमें कहाँ से मिलती है, मेडिसिन से मिलती है। इसलिए सारे ही डिसिप्लिन्स को साथ लेके चलना। फिर लास्ट में एक और करेक्टरिस्टिक है कि वो भी रिकॉग्नाइजेज ऑर्गेनाइजेशन एज ओपन सिस्टम, के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि बाहर के लोगों का भी आना जाना है, बाहर के आइडियाज़ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो एक साइक्लिक फॉर्म में इन्होंने दिखाया है आपको। साइक्लिक फॉर्म में कैसे दिखाया है कि इनपुट है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर आउटपुट है, 3 स्टेप हो गए। तो पहले तो इन्होंने सिस्टम दिखाया आपको ओपन सिस्टम कैसा है, जिसमें इनपुट है, इनपुट में कौन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंफॉर्मेशंस हैं, मटेरियल है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे मटीरियल हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए, वो हमारा इनपुट हो गया। इसमें ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया, मटेरियल हो गया और फाइनेंशियल हो गया। फिर ये ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा वर्क प्लेस है, जो हमारा वर्क डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, जो हमारे काम को करने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो वो फाइनली आउटपुट जो निकल के आता है वो कहाँ जाता है, कस्टमर्स के पास जाता है, कंज्यूमर्स के पास, क्लाइंट्स के पास, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट से चीज़ें कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब आउटपुट में आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स हो गए, या आपके क्लाइंट्स हो गए, अगर आप सर्विस सेक्टर हो तो आपका क्लाइंट्स आ जाते हैं, और इन लोगों के फीडबैक वगैरह, तो यहाँ पे ये आ जाता है कस्टमर, क्लाइंट या कंज्यूमर, विच इन टर्न अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। तो फाइनली क्या होता है कि इनके जो भी फीडबैक होते हैं उससे हमारे इनपुट पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता ही रहता है, और ये ओपन सिस्टम इसलिए क्योंकि बाउंड्रीज परमिएबल है। परमिएबल का मतलब बाउंड्रीज में आर पार जाने के लिए स्पेस है,
कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो लोग हैं, जैसे सप्लायर हो गए जो बाहर से सामान सप्लाई करते हैं, या कस्टमर हो गए जिसके पास हमारा सामान फाइनल प्रोडक्ट जाता है, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट भी है जो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंटरनल एनवायरनमेंट में 4 चीज़ें बोली है इन्होंने। पहला है कि काम जो लोग कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं जो उनको टास्क दिया हुआ है। दूसरा लोग हो गए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी हो गई कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कैसी नॉलेज है लोगों को। और चौथा हो गया स्ट्रक्चर कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लोगों को क्या रोल दिया गया है, कैसी हायरार्की है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, साइक्लिक सिस्टम हो गया, ये सब मिला के ओपन सिस्टम है। लोग आर पार जा सकते हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड डब्बे में फिक्स नहीं है, ये ओपन सिस्टम है, और जिसमें जो आइडियाज़ हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर। कस्टमर जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और एम्प्लॉय का करा गया काम या उनके बनाए गए प्रोडक्ट कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ओपन सिस्टम है। फिर एक और है करेक्टरिस्टिक कि ओबी अडॉप्ट्स अ क्रॉस कल्चरल अप्रोच। क्रॉस कल्चरल क्यों? क्योंकि आजकल हमारे बिजनेस ग्लोबल हो रहे हैं, इंटरनेशनल हो रहे हैं, तो सारे कल्चर्स को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजर्स जो होते हैं उनको कल्चरल डिफरेंसेस पता होने चाहिए। दे मस्ट बी सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेस। जो भी मैनेजर्स हैं, जो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनको कल्चरल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे पहले ये हर्कोविट्स कह रहे हैं कि कल्चर क्या होता है, तो उन्होंने बोला है कल्चर जो होता है वो बड़ा मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है, और इसके 3 लेयर इन्होंने बताए हैं। पहली लेयर तो आर्टिफैक्ट्स और प्रोडक्ट्स की है, जिसमें लैंग्वेज आ जाता है, क्लाइमेट और ड्रेस और फूड आ जाता है। दूसरी मिडल लेयर, बीच की लेयर में वैल्यूज और नॉर्म्स एंड एटीट्यूड और बिहेवियर आ जाता है लोगों का। और जो बीच की लेयर है बिल्कुल ही, तो यानी ऐसे मान लो इन्होंने इस तरह बता दिया, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये तो आर्टिफैक्ट्स और प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। जो बीच की मिडल लेयर है उसमें वैल्यूज है, नॉर्म्स है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है। और जो बीच की कोर लेयर है बिल्कुल सेंटर में, वो है कि हाउ पीपल सी देमसेल्फ, या पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्पेस, यानी कि जो एजम्पशंस है वहाँ के लोगों के कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे स्पेस मेंटेन करते हैं पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। तो ये कल्चर है। तो इसके अलावा ये तो जो हमने देखा कल्चर की डेफिनेशन ये थी हर्कोविट्स की। अब एक और चीज़ यहाँ ये कह रहे हैं, हॉफस्टेड बोलते हैं कि कल्चर एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो ह्यूमन माइंड में होता है। ये कह रहे हैं कि जो कल्चर है ना वो एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन माइंड में होता है, वो हार्डवेयर की तरह दिख नहीं सकता। तो हिज वर्क इज रिकॉग्नाइज दैट सिग्निफिकेंट लैंग्वेज, मतलब इनका काम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्रॉस कल्चरल के कंसर्न में। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो वर्क करा था वो सर्वे वर्क किया था यूजिंग 1,16,000 रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम 72 कंट्रीज हु वर्क फॉर IBM। तो IBM के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ मिलके इन्होंने सर्वे करा था, इसलिए इनका जो क्रॉस कल्चरल वर्क है वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप इनका नाम ध्यान में रखना, हॉफस्टेड है इनका नाम। हो सकता है आपको कहीं पे ये पूछ लिया जाए जो इनका जो सर्वे था इसके बारे में। तो इन्होंने 4 मेन कल्चरल डायमेंशंस बताई थी। पहली है पावर डिस्टेंस, कि किस तरह पावर को एक्सेप्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे। जैसे अगर मैं आपको वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर से कंपेयर कर बताऊं तो वेस्टर्न कंपनी जैसे आप बाहर कहीं जाओगे ना US UK में, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है वो थोड़ी फ्लैट है। फ्लैट है मतलब बहुत जूनियर और बहुत सीनियर का गैप कम है, थोड़ा सा रिलेशनशिप वहाँ पे थोड़ा कैजुअल है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है। जबकि इंडियन कल्चर में देयर इज़ अ लार्ज गैप, एक जूनियर और एक हाईएस्ट जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो पावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पावर होना, एक टॉप लेवल के पास, मैनेजमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा है और जो जूनियर लेवल है उसके पास बहुत कम है इन इंडियन कंटेक्स्ट। जबकि बाहर जैसे जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा वर्टिकली नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है। मतलब जूनियर के पास भी पावर है थोड़ी बहुत, और उतना ही थोड़ा सा ज़्यादा एक सीनियर के पास भी है। पावर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कल्चर में एक तो ये चीज़ आती है कि हायरार्की कैसी है पावर की, कि कितनी स्ट्रिक्टनेस है या कितना ऊंचे तक पावर जाती है।
फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में बोल रहे हैं कि एक्सटेंड टू विच मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी फील थ्रेटेंड बाय अनसर्टेनिटी, कि वहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि कैसे कोई अचानक से कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो। तीसरा चीज़ है कि इंडिविजुअलिस्टिक है या कलेक्टिविस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या कलेक्टिविस्ट का मतलब वो अपने ग्रुप के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है। एंड फिर चौथी चीज़ उन्होंने बोली मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी के करेक्टरिस्टिक्स हो गए कि अगर बहुत ज़्यादा असर्टिव है या एक्विजिशन ऑफ मनी एंड थिंग्स इस टाइप का है तो वो मैस्कुलिनिटी हो जाता है, या फिर अगर बहुत केयरिंग कल्चर है या लाइफ एंड केयरिंग फॉर अदर्स है तो वो फेमिनिन में आ जाता है। ये आप एक तरह से कह सकते हो कि इन्होंने मेल फीमेल की करेक्टरिस्टिक के साथ जो मेटाफर्स होते हैं उसको जोड़ के कल्चर के साथ दिखाया है। फिर पांचवी डायमेंशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इन्होंने बाद में जोड़ी थी, पहले तो सिर्फ 4 बोली थी, पांचवी बाद में जोड़ी थी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन का मतलब है कि लोग अपने काम को किस तरह देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, टुवर्ड्स फ्यूचर देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं कि अभी के नीड्स को सिर्फ पूरा करने के लिए या अभी के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए देखते हैं। So now they are saying कि Hofstede asserted that not only organizational are cultural bound, theories about organizations are equally cultural bound. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर नहीं होते, इवन जो थ्योरीज बनती है इनको लेके वो भी कल्चरली बाउंड थ्योरीज होती हैं। तो जैसे स्मॉल पावर डिस्टेंस कल्चर सच एज यूनाइटेड स्टेट में बी मोर कंपैटिबल विद द न्यूली एमर्जिंग फ्लैट स्ट्रक्चर एंड एम्पावरमेंट डायमेंशंस ऑफ टुडे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि जैसे स्मॉल पावर जो मैंने आपको बताया है कि जैसे यूएस की ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि पावर का डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आजकल की फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर जो आजकल बन रहे हैं कि ज़्यादा हायरार्कीज ना बना के पैरेलल पोजीशंस हो या फ्लैट स्ट्रक्चर हो, उस तरह की चीज़ें वहाँ ज़्यादा काम करेंगी, वहाँ ज़्यादा एम्पावर करेंगी एम्प्लॉयज़ को, रैदर देन कि अगर हम इंडिया में वो चीज़ करें तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, चल नहीं पाएगी, जहाँ पे हम कह दें कि टॉप मैनेजमेंट के पास पावर ना होके इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सबके पास। वो ये बता रहे हैं कि थ्योरीज भी थोड़ी सी कल्चरली बाउंड है, हर जगह हर थ्योरी नहीं काम करती। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हर जगह हर थ्योरी काम नहीं करती है, कैसे कल्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज भी कई बारी फेल हो जाती हैं और हमें अकॉर्डिंग टू कल्चर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आगे हम इंडियन कंटेक्स्ट में बताएंगे, बात करेंगे कैसे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी थ्योरीज जो हैं वो फेल हुई हैं और उसको चेंज करना पड़ा है बिकॉज ऑफ दी पावर डायनेमिक्स कह लो चाहे हमारा कल्चर कह लो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।